कहानी की शुरुआत में हम कैरेबियन सागर के बीच एक शानदार यट को देखते हैं, जहां एक छोटा सा परिवार छुट्टियां मना रहा होता है। परिवार में टॉम, उसकी पत्नी जूलिया, बेटी कैसी और छोटा बेटा बेन शामिल है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जूलिया तैरने के लिए समुद्र में उतरती है। कुछ देर बाद उसे अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे पानी के अंदर कोई उसके आसपास मौजूद हो। वह इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही एहसास फिर होता है। इस बार जूलिया सचमुच घबरा जाती है और तेजी से यड़ की तरफ तैरने लगती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग पकड़कर नीचे खींचने लगता है। जूलिया पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है। दूसरी तरफ टॉम और बेन मछली पकड़ने में व्यस्त थे, इसलिए किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। जूलिया जैसे तैसे खुद को पानी के ऊपर बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार मुंह में पानी जाने की वजह से वो ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है और दूर पानी में उसे संघर्ष करते हुए देख लेता है। बिना एक पल गंवाए टॉम यट उसी तरफ मोड़ता है और खुद पानी में कूद जाता है। वो किसी तरह जूलिया तक पहुंचता है और उसे संभालकर वापस यट तक ले आता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद को समझाने लगती है कि शायद तेज लहरों की वजह से उसे ऐसा महसूस हुआ होगा। रात होते ही पूरा परिवार मिलकर बेन का जन्मदिन मनाता है। उसी दौरान कैसी अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करने बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर काले बादल तेजी से छा रहे हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद कॉल अचानक फ्रीज हो जाती है। कैसी ये बात अपने परिवार को बताती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद समुद्र के बीच होने की वजह से सिग्नल कमजोर हो गया होगा। इसी बीच सबको समुद्र से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। बाहर आकर वे देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक बड़ा झुंड उनके सामने से गुजर रहा है। टॉम बताता है कि व्हेल हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का पीछा करती है, लेकिन जब प्रकृति में कोई बड़ी गड़बड़ी होती है तो वे अपना रास्ता भटक जाती है। उसी वक्त यट अचानक जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को शक होता है कि शायद यट को नीचे से कोई नुकसान पहुंचा है, इसलिए वो डाइव लगाकर नीचे जांच करने चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस ऊपर आता है, लेकिन उसके कंधे पर गहरा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसका इलाज करती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव था, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वो यट के प्रोपेलर से टकरा गया और वही उसे चोट लग गई। इसके बाद टॉम यॉर्ड को ध्यान से चेक करता है और समझ जाता है कि उसे काफी नुकसान पहुंचा है, इसलिए वे रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। जूलिया लगातार रेडियो पर कॉल करती है, जबकि कैसी फोन में नेटवर्क ढूंढती रहती है, लेकिन किसी भी तरह कोई संपर्क नहीं हो पाता। इसी दौरान कैसी को अचानक कोई अजीब सा जीव दिखाई देता है और वो डरकर चीख पड़ती है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वो तो बेन था, जिसने मास्क पहनकर उसे डराया था। कुछ देर बाद यट पूरी तरह बंद हो जाती है और समुद्र के बीचों बीच फंस जाती है। तभी रेडियो से हल्की सी आवाज आती है, लेकिन सिग्नल इतना खराब था कि कुछ भी समझ नहीं आता। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी बचा है। अब उन्हें उम्मीद करनी होगी कि कोई मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरे। तभी अचानक रडार पर कुछ दिखाई देता है। अगले ही पल आसमान में आग के कई गोले गिरने लगते हैं। जहां जहां वे गिरते हैं वहां जोरदार धमाके होने लगते हैं। एक आग का गोला उनके बहुत करीब समुद्र में गिरता है। टॉम तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन किसी तरह चालू तो हो जाता है, लेकिन तभी एक और जोरदार धमाका होता है। पूरा परिवार डरकर एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। तभी टॉम समझ जाता है कि आसमान से गिरने वाली चीजें उल्कापिंड नहीं, बल्कि पृथ्वी की कक्षा से गिरते सैटेलाइट्स हैं। इसी बीच बेन देखता है कि इंजन से धुआं निकल रहा है। टॉम जांच करता है और समझ जाता है कि अब इंजन पूरी तरह खराब हो चुका है। तेज हवाएं चलने लगती है। पूरा परिवार यॉर्ड के अंदर छिप जाता है, लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि उनका कंपास बहुत तेजी से घूम रहा था। कुछ ही पलों में समुद्र का तूफान अपना सबसे खतरनाक रूप ले लेता है। यट बुरी तरह हिलने लगती है और इस बार उसे चोट भी लग जाती है। टॉम बाहर जाकर लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। तभी अचानक पूरी बिजली चली जाती है
वो तुरंत पावर वापस चालू करता है, लेकिन उसी समय जूलिया की नाक से खून बहने लगता है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं। वही कैसी उल्टी करने लगती है। बाहर तूफान और भी खतरनाक होता जा रहा था। तेज हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम फ्लेयर जलाकर मदद का इशारा करता है, लेकिन अगले ही पल चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। और यहीं से इस परिवार की असली परीक्षा शुरू होती है। अगली सुबह जब पूरा परिवार होश में आता है, तो सबसे पहले उन्हें इस बात की आहत होती है कि वे सभी जिंदा है। लेकिन जैसे ही वे यट से बाहर निकलते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समुद्र पूरी तरह गायब हो चुका था। जहां कल तक चारों तरफ गहरा पानी था, वहां अब सिर्फ सूखी जमीन, चट्टाने और दूर दूर तक फैली वीरानी दिखाई दे रही थी। उनकी यट भी अब जमीन पर फंसी हुई थी। कैसी बार बार फोन में नेटवर्क ढूंढती है, लेकिन कहीं कोई सिग्नल नहीं मिलता। टॉम कंपास चेक करता है और देखकर हैरान रह जाता है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल उल्टा हो चुका है। ऐसी घटना लाखों साल पहले हुई थी। कुछ देर बाद टॉम फिर से रेडियो चलाता है। इस बार उसका संपर्क एक सबमरीन के कैप्टन नाव से हो जाता है। नाव बताता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स होने की वजह से समुद्र पीछे हट गया है और पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुके हैं। वो ये भी बताता है कि कुछ दिनों बाद समुद्र पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ वापस आएगा। इसीलिए अगर जिंदा रहना है तो जितनी जल्दी हो सके उसकी सबमरीन तक पहुंचना होगा। नाव अपने लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भेज देता है। टॉम दूरी का हिसाब लगाकर बताता है कि वहां तक पहुंचने में करीब 2 से 3 दिन लगेंगे। वो परिवार से कहता है कि आज आराम कर लेते हैं और सुबह होते ही निकलेंगे। अगली सुबह सभी जरूरी सामान लेकर निकलने की तैयारी करते हैं। तभी टॉम को पास ही एक लंगड़ा आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ में हारून था और उसके साथ एक कुत्ता भी था। टॉम इंसानियत दिखाते हुए उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन पानी पीते ही वो आदमी अचानक टॉम के सिर पर बोतल दे मारता है और फिर बिना किसी चेतावनी के उसके पेट में हार्पण घोंप देता है। जूलिया चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो आदमी टॉम की गर्दन भी काट देता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। इसके बाद वो आदमी जूलिया पर भी हमला कर देता है। हार्पण उसके कंधे में जा लगता है। दर्द सहते हुए जूलिया किसी तरह यट के अंदर पहुंचती है और बच्चों से कहती है कि वे तुरंत छिप जाएं। कैसी और बेन सोफे के अंदर छिप जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन पकड़ाती है और खुद चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। कुछ ही देर बाद वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो पहले यट में रखा खाना उठाता है और फिर हर जगह उनकी तलाश शुरू कर देता है। जूलिया चुपचाप एक छोटे से रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका कुत्ता उसे देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर झपटता है। मजबूर होकर जूलिया चाकू से उसे मार देती है। अपने कुत्ते को मरा देखकर वो आदमी आग बबूला हो जाता है और पूरी ताकत से जूलिया पर हमला कर देता है। वो उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी ये सब देख रही कैसी अपनी हिम्मत जुटाती है और फ्लेयर गन चला देती है। फ्लेयर सीधे उस आदमी को लगती है। उसके कपड़ों में आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरी यट आग की लपटों में घिर जाती। इसी मौके का फायदा उठाकर बच्चे बाहर भाग जाते हैं। जूलिया वापस अंदर जाकर जरूरी सामान और मैप उठाती है और बच्चों के साथ बाहर निकल आती है। इसके बाद तीनों टॉम के पास बैठते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, बस आंसुओं के साथ उसे आखिरी बार अलविदा कहते हैं। लेकिन उनका दुख यही खत्म नहीं होता। कुछ ही देर बाद वही आदमी जलती हुई यट से फिर बाहर निकल आता है। उसे जिंदा देखकर तीनों फिर से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर वे एक छोटे झरने के पास रुकते हैं। तभी कैसी कहती है कि शायद बेन के जन्मदिन वाले गुब्बारों की वजह से ही उस आदमी ने उन्हें ढूंढ लिया था। ये सुनकर बेन खुद को दोष देने लगता है। जूलिया तुरंत उसे गले लगाकर समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो जानती थी कि उनके पास रुकने का समय बिल्कुल नहीं था। रास्ते में उन्हें एक मरी हुई हैमरहेड शार्क दिखाई देती। तभी जूलिया दूर से उस आदमी को फिर उनकी तरफ आते हुए देख लेती है। तीनों पूरी ताकत से दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते वे एक जहरीले कचरे वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। बड़ी सावधानी से उसे पार करते हैं और आखिरकार उस आदमी से कुछ देर के लिए पीछा छुड़ा लेते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें चारों तरफ समुद्र के नीचे दबे हुए बड़े बड़े समुद्री जीवों के शव और प्लास्टिक का पहाड़ दिखाई देता है। ये नजारा इतना डरावना था कि किसी की भी रूह कांप जाए।
लंबी पैदल यात्रा की वजह से बेन की हालत बिगड़ने लगती है। जूलिया पानी की बोतल निकालती है, लेकिन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें सिर्फ कुछ बूंदें ही बची थी। कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया पहली बार अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ती है। कैसी भी टूट चुकी थी। वो कहती है कि शायद अब वे कभी बच ही नहीं पाएंगे। दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन कुछ देर बाद वे फिर चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब रुकने का मतलब सिर्फ मौत था। काफी देर बाद उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त विमान दिखाई देता है। पहले तो वे डर जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि वहां सिर्फ कुछ पक्षी थे। रात बिताने के लिए वे उसी विमान को अपना सहारा बना लेते हैं। रात को थोड़ा सा बचा हुआ खाना खाते हुए जूलिया को टॉम की जैकेट में उनकी फैमिली फोटो मिलती है। उसे देखते ही उसकी आंखें भर आती है। तभी कैसी अपनी मां से पूछती है कि उनकी और टॉम की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। जूलिया हल्की सी मुस्कान के साथ बताती है कि टॉम कभी उसका मरीज हुआ करता था और एक दिन फूल और एक प्यारी सी कविता देकर उसने अपने प्यार का इजहार किया था। इसी याद के सहारे तीनों किसी तरह वो रात काटते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनका सामना पहले से भी ज्यादा खतरनाक खतरे से होने वाला है। आधी रात को कैसी की आंख खुलती है और वो चुपचाप प्लेन से बाहर निकल जाती है। तभी अचानक वही खतरनाक आदमी पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कैसी को पकड़ पाता जूलिया पीछे से उस पर टूट पड़ती है। जूलिया बिना रुके चाकू से उस पर कई वार करती है। आखिरकार वो आदमी वही ढेर हो जाता है। कैसी दौड़कर अपनी मां को गले लगा लेती है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को संभालती रहती है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगली सुबह जब वे उसकी लाश देखते हैं तो उसके शरीर पर अजीब तरह के काटने के निशान दिखाई देते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि इस इलाके में वो आदमी सबसे बड़ा खतरा नहीं था। कुछ घंटे बाद जूलिया और कैसी रास्ता देखने में व्यस्त होती है। तभी बेन आगे बढ़कर एक छोटे से पानी के गड्ढे तक पहुंच जाता है और प्यास की वजह से पानी पीने लगता है। जूलिया दौड़कर उसे रोक लेती है और समझाती है कि यह पानी जहरीला भी हो सकता है। धूप लगातार तेज होती जा रही थी। बेन की तबीयत भी बिगड़ने लगती है, इसलिए तीनों कुछ कुर्सियों और कपड़ों की मदद से एक छोटा सा अस्थायी शेल्टर बना लेते हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और फैसला करती है कि रात यही गुजारनी होगी। सुबह होते ही जूलिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकलती है और सामने का नजारा देखकर सन्न रह जाती है। हजारों विशाल केकड़े उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। वो तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों अपनी जान बचाकर दौड़ने लगते हैं। काफी दूर भागने के बाद उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहां 3 लोग जिंदा थे। उनमें से एक महिला उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन बाकी दोनों आदमी मना कर देते हैं। वे कंटेनर का दरवाजा बंद करके खुद अंदर छिप जाते हैं और जूलिया वो उसके बच्चों को बाहर छोड़ देते हैं। कुछ ही सेकंड में केकड़े वहां पहुंच जाते हैं। जूलिया पहले बच्चों को ऊपर चढ़ाती है। जब वो खुद ऊपर चढ़ने लगती है तो कई केकड़े उसके पैर में बुरी तरह काट लेते हैं। दर्द के बावजूद बच्चे उसे ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कंटेनर के अंदर भी कई केकड़े घुस चुके थे। जहाज पर मौजूद लोग उन पर फायरिंग करते हैं, लेकिन विशाल केकड़ों का झुंड उन पर हावी हो जाता है और एक एक करके तीनों की मौत हो जाती है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधते हुए बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो चारों तरफ रेत का भयानक तूफान चल रहा होता है और बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते। घबराकर वो उन्हें आवाज लगाने लगती है। तभी कैसी लौट कर आती है और बताती है कि वह और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। आखिरकार तीनों एक खाली कंटेनर में छिपकर तूफान के खत्म होने का इंतजार करते हैं। तूफान रुकने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है। इस बार किस्मत उनका साथ देती है। अंदर पानी की बोतलें, एक रेडियो और एक बंदूक रखी होती है। जूलिया दोबारा रेडियो से संपर्क करती है। इस बार नाव बताता है कि जिन जीवों ने हमला किया था वे आर्थ्रोपोड्स हैं और हालात उम्मीद से ज्यादा तेजी से बिगड़ रहे हैं। समुद्र तय समय से पहले लौटने वाला है, इसलिए उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। नाव एक फ्लेयर छोड़ता है ताकि परिवार उसकी दिशा पहचान सके। तीनों पूरी ताकत से उसी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार उन्हें दूर सबमरीन दिखाई देती है,
लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक चट्टानी रास्ता पार करना पड़ता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक पहाड़ टूटने लगता है और भारी चट्टानें नीचे गिरने लगती है। कुछ ही पलों में जूलिया और उसके बच्चों के बीच पत्थरों की एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे बिना रुके आगे बढ़ जाएं, लेकिन कैसी अपनी मां को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। आखिरकार जूलिया वादा करती है कि वो किसी भी तरह उनके पास पहुंच जाएगी। मजबूरी में कैसी बेंड को लेकर सबमरीन की तरफ दौड़ जाती है। वहां पहुंचकर दोनों देखते हैं कि नाव बुरी तरह घायल पड़ा हुआ है। वो बताता है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और बच्चों से कहता है कि वे तुरंत सबमरीन में चले जाएं। उधर जूलिया किसी तरह चट्टानों के बीच से निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी विशाल केकनों का झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो बंदूक से लगातार फायरिंग करती है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उसी समय कैसी ऊपर से अपनी मां की तरफ हाथ बढ़ाती है। जूलिया घायल पैर के बावजूद पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ती है और आखिरकार कैसी उसे खींचकर दूसरी तरफ ले आती है। तीनों बिना पीछे देखे सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन दरवाजा खोलकर उनका इंतजार कर रहा था। जूलिया आखिरी बार केकड़ों पर फायर करती है और जैसे ही गोलियां खत्म होती हैं, वो बंदूक फेंक कर बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। तीनों मिलकर हैच लॉक कर देते हैं। बाहर हजारों केकड़े सबमरीन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक समुद्र वापस लौट आता है। कुछ ही सेकंड में विशाल लहरें सबमरीन को अपने साथ बहा ले जाती है। तीनों सीट बेल्ट बांधकर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। तेज झटकों के बीच जूलिया को पूरी यात्रा की यादें आंखों के सामने दिखाई देने लगती है और फिर तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब उनकी आंख खुलती है तो सबसे पहले वे एक दूसरे को जिंदा देखकर राहत की सांस लेते हैं। जूलिया धीरे से हैच खोलती है और बाहर निकलती है। बाहर का नजारा देखकर तीनों कुछ पल के लिए खामोश रह जाते हैं। समुद्र की लहरें सबमरीन को एक तबाह शहर तक ले आई थी। चारों तरफ बर्बादी जरूर थी, लेकिन इसके साथ एक नई उम्मीद भी थी। उन्होंने अपना घर खो दिया, अपने कई सपने खो दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि हालात चाहे कितने भी भयानक क्यों ना हो, उम्मीद जिंदा रहे तो इंसान आखिरी पल तक लड़ सकता है। और इसी उम्मीद के साथ इस फिल्म की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही शानदार सर्वाइवल और हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन हिंदी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन संगीत जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।